इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरीके से चले हैं। यानी हम इस चैप्टर में वियतनाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वियतनाम है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में यानी भारत से पहले ही आज़ादी यहाँ पर मिल गई थी, लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा था। इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रायद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय उस प्रकार नहीं हुआ था जिस प्रकार यूरोप में हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। वियतनाम के विभिन्न समुदायों को मिलाकर के आधुनिक वियतनामी राष्ट्र की स्थापना में आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का यहाँ पर योगदान रहा है। तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस राष्ट्र का स्वरूप है औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से यहाँ पर तय हुआ है। यदि आप इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से मिलाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों समाजों में औपनिवेशिक साम्राज्यों का आचरण और तौर तरीके अलग अलग थे। दोनों जगह औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी अलग अलग तरीके से आगे बढ़ा था और इन भिन्नताओं और समानताओं को देखते हुए आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के विभिन्न भागों में राष्ट्रवाद कैसे कैसे विकसित हुआ है और उसके समकालीन विश्व की रंगत सूरत तय करने के लिए उन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि हम बात करें ये इंडो चाइना का नक्शा है, जैसे वियतनाम हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर वियतनाम है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, ये हनोई है। तो इनके आधार पर हम देखें कि चीन के साये से आज़ादी किस तरीके से वियतनाम को मिली है। इंडो चाइना है 3 देशों से मिलकर के बना है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। जो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है। ये तीनों देश मिलकर के यहाँ पर वियतनाम का निर्माण करते हैं। और इस पूरे इलाके के शुरुआती इतिहास को देखने पर पता चलता है कि पहले यहाँ पर बहुत सारे समाज रहते थे। पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था, जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। जहाँ वहाँ एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई है, तो भी वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी यहाँ पर अपनाए रखा है। वियतनाम उस रास्ते से जुड़ा है जिसे समुद्री सिल्क रूट यहाँ पर कहा जाता है और इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से जुड़ा रहता था जहाँ गैर वियतनामी समुदाय जैसे कि खैमेर और कंबोडियाई समुदाय यहाँ पर रहते थे। जैसे हम फाइको बंदरगाह की बात करें, इस बंदरगाह की स्थापना है पुर्तगाली व्यापारियों ने की थी। फाइको बंदरगाह की स्थापना और उन बंदरगाहों में से एक था जिसका यूरोपीय व्यापारी कंपनियां 19वीं सदी में काफ़ी पहले इसका इस्तेमाल करती थी। यानी कि ये जो यूरोप की व्यापारी कंपनियां थी वो 19वीं सदी से पहले इस बंदरगाह का इस्तेमाल करती थी, जिसे हम फाइको बंदरगाह कहते हैं। और इसकी स्थापना पुर्तगाली व्यापारियों ने यहाँ पर करवाई थी। उसके बाद में औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध की अगर हम बात करें, वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरीके से यहाँ पर बदल गई थी। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव होने लगा था। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई देता है, लेकिन वियतनामी संस्कृति को तहस-नहस करने के लिए उन्होंने जो सुनियोजित प्रयास किए, फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष किया और यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज यहाँ पर पड़े हैं। अगर हम यहाँ पर ये बात करें, ये न्यूंग राजवंश के खिलाफ चढ़ाई का नेतृत्व करने वाले फ्रांसीसी अफसर फ्रांसीसी गार्नियर की दरबारी सिपाहियों के हाथों यहाँ पर हत्या का दृश्य है दर्शाया गया है। दरबारी सिपाही यहाँ पर हत्या करते हैं इसकी। गार्नियर उस फ्रांसीसी दल का सदस्य था जिसने मेकोंगे नदी की खोज की थी और 1873 में फ्रांसीसियों ने गार्नियर को उत्तर में स्थित टांकिन प्रांत में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा था और उसने टोकिन की राजधानी हनोई पर हमला तो किया, लेकिन उस युद्ध में वह खुद भी मारा गया। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला था और 80 के दशक के मध्य तक आते आते उन्होंने देश के उत्तरी इलाकों पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन के युद्ध के बाद उन्होंने टोकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया और 1889 में
फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया और बाद के दशकों में एक और फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना कब्जा जमाते गए और दूसरी तरफ वियतनाम को यह बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथे भी क्या क्या गवा चुके हैं और इसी सोच विचार और जद्दोजहद से वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध यहाँ पर विकसित होता है। फ्रांसीसी अन्वेषण बल द्वारा तैयार किया गया मेकोंग नदी का उत्कीर्ण चित्र है यहाँ पर दिखाया गया है और अन्वेषण दल में गर्नियर भी यहाँ पर शामिल हैं। दुनिया भर के उपनिवेशकारों ने नदियों की यहाँ पर खोजबीन की थी, उनके नक्शे बनाए थे। औपनिवेशिक शासक इस बात को जानने का प्रयास करते थे कि कौन सी नदी कहाँ से होकर के जाती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, वह कैसे कैसे भूभागों से होकर गुजरती है और इस जानकारी के आधार पर उसका व्यापार और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन खोजी अभियानों के दौरान असंख्य नक्शे और तस्वीर यहाँ पर बनाई जाती थी। उसके बाद में बात करें मशहूर नेत्रहीन शायर थे न्यूगेन दिन चियू ने अपने देश की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा था कि मैं चिर अंधकार में जीने को तैयार हूँ। गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं है। मुझे कोई आदम जात न दिखे, कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ देखूं ना देखूं कोई बात नहीं, वतन को छिन्न भिन्न होते मैं नहीं देख सकता। तो यहाँ पर संरचनागत की अगर बात करें, संरचनागत होता क्या है? ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। बड़ी सड़क परियोजनाएं, रेल नेटवर्क या बिजली घर आदि इसी तरीके की जो परियोजनाएं हैं उन्हें हम संरचनागत कहते हैं। फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी अगर उसकी बात करें हम, तो एक जमाने में प्राकृतिक संसाधन शामिल करने और जरूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना जरूरी माना जाता था। और इसके अलावा दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ नहरें बनाई, जल निकासी का प्रबंध शुरू किया, सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई और बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगा करके निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। वियतनाम दूसरे देशों को चावल का निर्यात करने लगा। 1873 में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में थी, जो 27 साल बाद यानी कि 1900 में यह क्षेत्रफल 11 लाख हेक्टेयर यानी 1930 में बढ़कर के ये 22 लाख हेक्टेयर हो गया था। और अब तक वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा और 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक यहाँ पर बन चुका था। इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया और पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाले एक विशाल रेल नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया और इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए थे और यह रेल नेटवर्क चीन में स्थित येनान प्रांत तक जाता था और यह नेटवर्क 1910 में बनकर के पूरा हुआ और उसी समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते हुए वियतनाम को श्याम देश यानी उस समय थाईलैंड इसका नाम हुआ करता था, इससे यहाँ पर जोड़ दिया गया। 1920 के दशक तक आते आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनागत परियोजनाओं को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए ही उपनिवेश बनाए जाते थे। सवाल यह है कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को साधने का तरीका क्या हो। प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों का फायदा होगा। बर्नार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाले कई बातें यहाँ पर गिनवाई हैं, जैसे देश की आबादी ज़्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था और किसान भारी कर्जे में डूबे हुए थे। ग्रामीण गरीबी कम करने और खेतीहर उत्पादन बढ़ाने के लिए यह जरूरी था कि वियतनाम में भी उसी तरह की भूमि सुधार किए जाए।
जिस तरह के सुधार जापान में 1890 के दशक में किए गए थे, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि सबको रोजगार मिल जाएगा। जैसा कि जापान के अनुभवों से स्पष्ट हो चुका था कि नए रोजगार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण करना जरूरी था। और एक तरफा अनुबंध व्यवस्था की अगर हम बात करें, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? वियतनाम के बागानों में इस तरह की मजदूरी व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी और इस व्यवस्था में मजदूर ऐसे अनुबंधों के तहत काम करते थे जिसमें मजदूरों की कोई अधिकार यहाँ पर नहीं दिए जाते थे, जबकि मालिकों को यहाँ पर बेहिसाब अधिकार मिलते थे। अगर मजदूर अनुबंध की शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सजा देते थे, जेलों में डाल देते थे। वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागानों पर आश्रित थी और इन पर फ्रांस और वियतनाम के मुट्ठी भर धनी तबकों का स्वामित्व था। इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही रेल और बंदरगाहों की शुरुआत विकसित की गई और यहाँ पर जब ये रेल और बंदरगाहों की जो सुविधाएं विकसित की गई थी, रबड़ के बागानों में वियतनामी मजदूरों ने एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करवाया और बर्नार्ड की राय के विपरीत फ्रांसीसियों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों का बोलबाला था और जीवन स्तर उनका गिरता जा रहा था। जैसे यहाँ पर वियतनाम में एक फ्रांसीसी हथियार सौदागर यहाँ पर दिखाए गए हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ऐसे बहुत सारे लोग मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम में घूमते रहते थे और यह सौदागर उन लोगों में से था जिन्होंने फ्रांसीसियों को वियतनाम में अपने अड्डे खोलने के लिए तैयार किया था। उसके बाद में औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा यहाँ पर थी। फ्रांसीसी औपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था, इसके पीछे सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृति, धर्मों और परंपराओं को नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती हैं। देशी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था, लेकिन वियतनाम में शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक और दुविधा यहाँ पर हल करनी पड़ती थी। दुविधा इस बात को लेकर थी कि वियतनामियों को किस हद तक कितनी शिक्षा दी जाए। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगार की जरूरत थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्याएं भी पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक, जिन्हें यहाँ पर कॉलोन कहा जाता है, उनको तो यह भी भय था कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से न जा चली जाए। और इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार और कोई पुलिस वाला था, इसलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का यहाँ पर विरोध करते थे। आधुनिक सोच के अकॉर्डिंग अगर शिक्षा की भाषा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वियतनाम के धनी और अभिजात तबके के लोग चीनी संस्कृति से गहरे तौर पर वो प्रभावित थे और फ्रांसीसियों को सत्ता को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना जरूरी था। फलस्वरूप पहले उन्होंने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से तहस नहस किया और फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोले गए, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। अब तक समाज के खाते पीते तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे हटाना जरूरी था, लेकिन उसकी जगह लेने वाली भाषा कोई सी नहीं थी। चीनी भाषा को हटाकर लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए या उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए। इस सवाल पर लोगों के बीच में दो मत थे। कुछ नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे और इस प्रकार यूरोपीय फ्रांस के साथ में मजबूती से बंधे एक एशियाई फ्रांस की रचना करने में मदद मिलेगी। वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं और आदर्शों के सम्मान करने लगेंगे और फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता के कायल हो जाएंगे और फ्रांसीसियों के लिए लगन से काम करने लगेंगे। और बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे कि पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा को ही माध्यम बनाया जाए। उनका विचार था कि अगर छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वे तो यहाँ तक चाहते थे कि थोड़े से लोग फ्रांसीसी सीख लेंगे और फ्रांस की संस्कृति को अपना लेंगे, उन्हें फ्रांस की नागरिकता भी प्रदान कर दी जाएगी।
लेकिन स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत तो वियतनामियों के धनी वर्ग के पास ही थी। यह देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा था जो स्कूल में दाखिला ले सकते थे। उनमें से बहुत थोड़े ही से विद्यार्थी ऐसे थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके। और आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इस तरह फेल कर दिया जाता था। और 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों की संख्या 400 से भी यहाँ पर कम थी। स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता था, औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया जाता था, वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था, जो शारीरिक श्रम तो कर सकते हैं लेकिन बौद्धिक कामों के लिए लायक नहीं है। वे खेतों में काम तो कर सकते हैं लेकिन उनका शासन खुद नहीं चला सकते। वे माहिर नकलची तो हैं, उनमें रचनाशीलता नहीं है। और स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति कायम कर सकते हैं। जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की स्थापना हुई, वियतनामी किसान डाकुओं के वैसे आज़ाद हो गए और चारों तरफ अमन चैन है और किसान दिल लगा करके काम करते हैं। फिर है आधुनिक दिखने की चाह। आधुनिक दिखने की चाह वो किस तरीके से है? पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया और इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी यहाँ पर शामिल थी, जो शाम को लगती थी और उसके लिए अलग से फीस ली जाती थी। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने हैं? इनमें से इस समय की सोच को अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिम विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं है। आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा दिखना भी पड़ेगा। इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिम शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता है। मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती है। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी और वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। और इस आमूल परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करने वाले एक बाल कटाई श्लोक तक गढ़ लिया गया था। बाएं हाथ में कंगा थामो, दाएं हाथ में कैंची, कचकच कपच कपच खबरदार ख्यालो रखो, वहियात आदतें छोड़ दो, बच्चों जैसा क्यों करते हो, मुंह खोलकर बोलो बेधड़क, पश्चिम तौर तरीकों से सीखो। तो यहाँ पर उसने अपनी संस्कृति को छोड़ करके पश्चिम कपड़े पहनना और टेनिस खेलना यहाँ पर शुरू कर दिया था। ये वियतनामियों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो पश्चिम ढंग से ढलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की अगर बात करें, 1802 में क्या हुआ? न्यूगेन राजवंश के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक न्यूगेन आना के सम्राट के रूप में ताजपोशी होती है। 1867 में कोचिन चाइना दक्षिण फ्रांस का उपनिवेश बन जाता है। 1887 में कोचिन चाइना अन्नम टोकिन कंबोडिया और बाद में लाओस को मिलाकर के इंडो चाइनिया यूनियन की स्थापना की जाती है। 1930 में हो ची मिन्ह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। 1945 में वियत मिन्ह जन विद्रोह शुरू करते हैं और बाओ दाई की गद्दी से हटा दिया जाता है और हो ची मिन्ह हनोई में स्वतंत्रता की खोजना ये करते हैं। फिर 1954 में वियन फ्रू के मोर्चे पर फ्रांसीसी सेना घुटने टेक देती है। 1961 में कैनेडी दक्षिण वियतनाम के लिए अमेरिका सैनिक सहायता बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। फिर 1974 में पेरिस शांति संधि होती है। 1975 में 30 अप्रैल 1975 में क्या होता है? NLF की सैनिक टुकड़ियां साइगान में शामिल होती हैं और 1976 में वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना यहाँ पर होती है। उसके बाद में स्कूल में विरोध के स्वर की अगर हम बात करें, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन पुस्तकों और पाठ्यक्रमों की आंख मूंद करके अनुसरण नहीं किया। कहीं पर उनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। जैसे जैसे कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदल करके पढ़ाने लगे और जो उनमें छपा होता था उसमें मीन मेख यहाँ पर निकालते रहते थे और मीन मेख यहाँ पर निकालने लगे। 1926 में साइगान नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठा करके पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कहा, क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक कॉलोन यानी कि औपनिवेशिक में रहने वाले फ्रांसीसी था और उसने लड़की को स्कूल से निकाल दिया। और जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद तो यह विवाद और फैल गया।
लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे, हालात बेकाबू होने लगे, तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। और प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह ऐलान कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों के पांव तले कुचल कर रख दूंगा। वह तुम लोग मुझे वापस भिजवाना चाहते हो, अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनामी कोचिन चाइना में बसने की जरूरत करता रहेगा, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दूसरे इलाकों में भी छात्र छात्राओं ने सरकार के इस चाल को जमकर विरोध किया। वियतनामी बच्चों को सफेदपोश नौकरियों के लायक योग्यता न मिले और ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षितों को समाज के भले के लिए काम करना चाहिए और उनकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह तो उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगी। उन्हें यंग अनान जैसी पार्टियां बना ली थी और वे अन्नानजी स्टूडेंट यानी अन्नान के विद्यार्थी जैसी पत्रिकाएं यहाँ पर निकालने लगी थी। पाठशालाएं राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष के अखाड़ों में तब्दील होने लगी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य मान्यताओं और तौर तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे, ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामियों को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनामी न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है, बल्कि उसकी पहचान भी गंवाता जा रहा है और उनकी संस्कृतियाँ और मूल्यों का अपमान किया जा रहा है और लोगों में राजा प्रजा वाला भाव पैदा हो रहा है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाले व्यापक संघर्ष का यहाँ पर हिस्सा बन गया था। उसके बाद में हम बात करें साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध किस तरीके से यहाँ पर होता है। उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं चल रहे थे, बहुत सारे दूसरे संस्थानों में भी गुलाम जनता नाना प्रकार से अपने गुस्से को यहाँ पर अभिव्यक्त कर रही थी। हनोई पर प्लेग का हमला की बात करें तो स्वास्थ्य और साफ सफाई का ही एक उदाहरण है, जब फ्रांसीसियों ने एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे हनोई का पुनर्निर्माण करेंगे। एक नए आधुनिक शहर का निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियर निपुणताओं का इस्तेमाल किया गया और 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में यूबानिक प्लेग की महामारी फैल गई और बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके कारण भारी सामाजिक तनाव पैदा हुए, परंतु हनोई के हालात तो कुछ खास ही थे। उसके बाद में यहाँ पर हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से में इस तरह की इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं, जो हम देख सकते हैं आधुनिक हनोई में। उसके बाद में हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक बड़े खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया है। यहाँ चौड़ी सड़कें थी, निकासी का बढ़िया इस्तेमाल था। देसी बस्ती में ऐसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी गंदगी सड़कों पर तैरने लगती थी। असल में प्लेग की शुरुआत ही इन चीज़ों से हुई है, जिनको शहर के फ्रांसीसी भागों में स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के लिए लगाया गया था। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे और यही सीवर चूहों के पनपने के लिए भी आदर्श साबित हुए। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए उचित थे और इसमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेटकर यहाँ पर वे खटके घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे। और वह क्या किया जाए, अब क्या किया जाए उसके बारे में बात करें। चूहों की पकड़ धकड़ यहाँ पर शुरू होती है। इसी घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों की पकड़ने की मुहिम यहाँ पर शुरू हुई और इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया। उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने लगे। उदाहरण के लिए हम बात करें, 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए थे और इसके बावजूद चूहे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। वियतनामियों को चूहे के शिकार की इस मुहिम के जरिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझ में आने लगा। जो लोग सीवरों की गंदगी में घुस करके काम करते थे, उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं और बेहतर मेहनताने के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने स्थिति में फ़ायदा उठाने के लिए एक से एक नायाब तरीके ढूंढ निकाले। मजदूरों को जो पैसा तब मिलता था जब भी यह साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहे को पकड़कर मार डाला था। सबूत के तौर पर उन्हें चूहे की पूंछ ला करके दिखानी पड़ती थी और इस प्रावधान का फ़ायदा उठाकर मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए चूहे को पकड़ करके उसकी पूंछ तो काट लेते थे,
पर चूहे को वो जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे खत्म न हो, और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसा ही चलता रहे। कुछ लोगों ने तो पैसों कमाने के लिए बाकायदा चूहे पालना यहाँ पर शुरू कर दिया था। उसके बाद में निर्बलों के इस प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर के आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने की योजना ही बंद कर दी, और लिहाजा ब्यूबानिक प्लेग खत्म नहीं हुआ, और न केवल 1903 में बल्कि अगले कुछ सालों तक यह बीमारी पूरे इलाके में फैल गई। और चूहे के आतंक की यह कहानी कई मायनों में फ्रांसीसी सत्ता की सीमा और सभ्यता प्रसार के उसके मिशन में निहित अंतर विरोधों को सामने ला देती है। और चूहे पकड़ने वालों की हरकतों से हमें पता चलता है कि वियतनाम के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उपनिवेशवाद का किस किस तरह से विरोध कर रहे थे। फिर हम बात करते हैं धर्म और उपनिवेशवाद का विरोध किस तरीके से हुआ है। औपनिवेशिक वर्चस्व निजी और सार्वजनिक जीवन के तमाम पहलुओं पर नियंत्रण के रूप में सामने आता है, और फ्रांसीसियों ने न केवल सैनिक ताकत के सहारे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, बल्कि वे वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी पूरी तरीके से बदल देना चाहते थे। हालांकि धर्म ने औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन दूसरी ओर उसने प्रतिरोध के नए नए रास्ते भी खोल दिए थे। देखते हैं ये किस प्रकार से हुआ था। जैसे हम अगर स्रोत की बात करें, कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईसा पूर्व की बात है। एक चीनी विचारक था कन्फ्यूशियस, जिन्होंने सदाचार, व्यवहार बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। उनके सिद्धांतों के आधार पर लोगों को बड़े बुजुर्गों व माता पिता का आदर करने और उनका कहना मानने का पाठ पढ़ाया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि राजा और प्रजा का संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसा माता पिता का उनके बच्चों के साथ में होता है। वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरह का घालमेल यहाँ पर पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पराभौतिक शक्तियों को पूजने की वियतनामियों की आदत को सुधारा जाना चाहिए। 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिम शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। और 1868 का यहाँ पर स्कॉलर्स रिवोल्ट यानी विद्रोह, विद्वानों का जो विद्रोह था, स्कॉलर्स रिवोल्ट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलनों में से था। और इस आंदोलन की जो बागडोर है यहाँ पर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। और ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से ये नाराज थे। उन्होंने न्यूअन और हातियन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया और 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कैथोलिक मिशनरी फादर बोरी को मृत्युदंड देने का चित्र बताया गया है। फ्रांस में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए फ्रांसीसी कलाकार ऐसी तस्वीर यहाँ पर छापते थे। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं समन्वयवाद क्या होता है। ऐसा विश्वास जिसमें भिन्नताओं के बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है, उसे हम कहते हैं समन्वयवाद। और यातना शिविर की बात करें, क्या होता है, एक प्रकार की जेल होती है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है। और इस शब्द को सुनकर के गहन यातना और निर्मम अत्याचार की तस्वीर मन में कौंध जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी की शुरुआत से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगी हुई थी। 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने 3 लाख लोगों को ईसाई बना दिया था। और फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलनों को तो कुचल डाला, लेकिन इस बगावत ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अन्य देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर कर दिया था। वियतनाम के अभिजात चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे, लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत भारी समन्वयवादी परंपराओं से जन्मे थे, जिनमें बौद्ध धर्म, स्थानीय मूल्य मान्यताओं दोनों का सम्मिश्रण था। वियतनाम में बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के जरिए फैले थे जिनका दावा था कि उन्होंने ईश्वर की आवाज़ देखी है। इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे, जबकि कुछ जो है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन के वो पक्षधर थे। होआ हाओ ऐसा ही एक आंदोलन था और यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था और हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली थी। और यह आंदोलन 19वीं सदी के औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में उपजे विचारों में से प्रेरित था। हाओ हाओ आंदोलन के संस्थापक का नाम था हुएन फूसो और यह जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे।
व्यर्थ खर्च के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों में काफ़ी असर पड़ा है। वह बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रखर विरोधी थे। फ्रांसीसियों ने हुइन फूक्स के 100 विचारों को पर आधारित आंदोलन को कुचलने का कई तरीके से प्रयास किया। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल वोंजे कहकर बुलाते थे और सरकार ने उन्हें पागल खाने में डाल दिया। मजे की बात यह है कि जिस डॉक्टर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह फूसो को पागल घोषित करेगा, वही कुछ समय बाद उसका अनुयायी बन गया। और आखिरकार 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी मान लिया कि वह व्यक्ति पागल नहीं है और इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया और उसके बहुत सारे समर्थक और अनुयायियों को यातना शिविर में यहाँ पर डाल दिया गया। और इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ अंतर विरोध संबंध रहता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़े जन समर्थन का फायदा उठाने की भी कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी गतिविधियों से वे बेचैन रहते थे। राजनीतिक दलों को ऐसे समय पर नियंत्रण और अपना अनुशासन कायम करने में काफ़ी परेशानी महसूस होती थी। न केवल वे अपने रीति रिवाजों और व्यवहारों का समर्थन कर पाते थे, इसके बावजूद साम्राज्यवादी भावनाओं को झकझोरने में ऐसे आंदोलनों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। आधुनिकीकरण की संकल्पना की अगर बात करें, जैसे कि जापान में फान बुई चाओ और फान चू त्रिन ये वियतनामी स्वतंत्रता के बारे में विचार करते हुए अपने मतभेदों पर बहस करते हुए कुछ समय साथ बिताया था। और इन चर्चाओं के बारे में फान बो चाउ ने लिखा है कि इसके बाद 10 दिन से भी ज़्यादा समय तक हम बार बार बहस करते रहें और हमारे मत एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। जैसे वह फानन सो त्रिन आम अधिकारों की स्थापना के लिए राजशाही को उखाड़ फेंकना जरूरी मानते थे, जबकि मेरा मानना है कि पहले हमें अपने देश को विदेशी शत्रुओं के चंगुल से बाहर निकालना होगा। स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हम अन्य अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि अपनी योजना में राजशाही का इस्तेमाल किया जाए, जबकि वे इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। उनकी योजना थी कि लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए। मैं इस योजना से बिल्कुल असहमत था। कहने का मतलब यह है कि उनका और मेरा लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। आधुनिकीकरण की अगर संकल्पना की बात करें, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विभिन्न स्तरों पर नाना रूपों में विरोध हो रहा था, लेकिन सभी राष्ट्रवादियों के सामने सवाल एक जैसे थे। मसलन आधुनिक होने का क्या मतलब है? राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? क्या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को पिछड़ेपन का निशाना बनाना या सभी पुराने विचारों व सामाजिक जो आचारों को खारिज करना जरूरी है? क्या पश्चिम को ही विकास व सभ्यता का प्रतीक मानना और उसकी नकल करना जरूरी है? ऐसे सवालों के जवाब कई तरह के थे। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि पश्चिम के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना जरूरी है, जबकि कुछ बुद्धिजीवी हैं उनका विचार था कि विदेशी वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वियतनाम को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना होगा। और इन मतभेदों के कारण कई गंभीर बहसें खड़ी हुई, जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसियों के विरोध का नेतृत्व प्राय कन्फ्यूशियन विद्वानों कार्यकर्ताओं के हाथों में होता था, जिन्हें अपनी दुनिया बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। कन्फ्यूशियन परंपरा में शिक्षक फान बो चाउ ऐसे ही एक महत्वपूर्ण यहाँ पर राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किया और तभी से वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक अहम नेता बन गए थे। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे। फान बो चाउ ने 1905 में चीनी सुधारक लियांग कीचाओ से यहाँ पर योकोहामा में भेंट की। फान का सबसे प्रभावशाली पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लियांग की सलाह और प्रभाव में लिखी गई थी। वियतनाम और चीन में यह किताब खूब बिकी और उस पर एक नाटक भी खेला गया। और यह किताब एक दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित थी, एक देश की संप्रभुता का नाश और दूसरा दोनों देशों के अभिजात वर्ग को एक संस्कृति में बांधने और वियतनाम चीन संसाधनों को टूटना था। फान अपनी पुस्तक में इसी दौरे नाश का विलाप करते हैं और उनके शोक का अंदाजा वैसे ही था जैसे परंपरागत अभिजात तबके से निकले सुधारकों को यहाँ पर दिखाई देता है। अगर गणतंत्र शब्द की बात करें, गणतंत्र क्या होता है? आम जनता की सहमति और जन प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था। राजशाही के विपरीत ऐसी सरकार लोगों की सत्ता पर आधारित होती थी। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी फान बो चाउ के विचारों से गहरे तौर पर असहमत थे। फान चू त्रिन्न तो यहाँ पर फान चू त्रिन्न ऐसे नेताओं के प्रमुख थे। वे राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे
उन्हें यह मंजूर नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार और राजा की सहायता ले ली जाए। वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित तीन पश्चिम सभ्यता को पूरी तरीके से खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि कुछ फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं और उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करे, कृषि व उद्योग का विकास करे। आधुनिक बनने के अन्य तरीके क्या हैं? जापान और चीन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों के जापान और चीन के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे और जापान और चीन न केवल बदलाव का प्रतीक थे, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वालों के लिए शरण स्थली भी थे। इन देशों में एशियाई क्रांतिकारियों के नेटवर्क बने हुए थे। 20वीं सदी के पहले दशक में पूरब की ओर चलो आंदोलन काफ़ी तेजी था और 1907 से 1908 में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। उनमें से बहुत को सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकालकर बाहर फेंका जाए, कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए। फ्रांसीसियों के द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए न्यूगियन राजवंश को दोबारा गद्दी पर बैठाया जाए और इन राष्ट्रवादियों को विदेशी हथियार और मदद लेने से कोई परहेज नहीं था। इसके लिए उन्होंने एशियाई होने के नाते जापानियों से मदद मांगी। जापान आधुनिकरण के रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुका था। जापानियों ने पश्चिम के द्वारा गुलाम बनाए जाने की कोशिशों को सफलतापूर्वक विरोध किया और 1907 में रूस पर विजय प्राप्त करके जापान अपनी सैनिक शक्ति का लोहा मनवा चुका था। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन 1908 में जापानी गृह मंत्रालय ने ऐसी गतिविधियों का दमन शुरू कर दिया और फान बोउ चाउ सहित बहुत सारे लोगों को जापान से निकाल दिया जाने लगा और उन्हें मजबूरन चीन व थाईलैंड में यहाँ पर शरण लेनी पड़ी। तो साम्राज्यवादियों को खदेड़ते हुए वियतनामी राष्ट्रवादियों को दर्शाता हुआ ये चित्र देख सकते हैं। संघर्ष के ऐसे सभी राष्ट्रवादी चित्रों में राष्ट्रवादियों को वीरतापूर्वक आगे बढ़ते हुए, जबकि साम्राज्यवादी शक्तियों को भागते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। चीन के घटनाक्रम ने भी वियतनामी राष्ट्रवादियों के हौसले बढ़ा दिए थे। सू तियान सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के जरिए जनता ने लंबे समय से चीन पर शासन करते आ रहे राजवंश को 1911 में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया और वहां गणराज्य की स्थापना की गई। और इन घटनाओं से प्रेरणा होते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन यानी वियतनाम कुआन फुक होई की स्थापना कर डाली और अब फ्रांस विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल चुका था। अब इस संघर्ष का उद्देश्य यह नहीं था कि संवैधानिक राजशाही की स्थापना कैसे की जाए। अब स्वतंत्रता संग्रामी एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का सपना यहाँ पर देखने लगे। लेकिन जल्दी ही वियतनाम का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के एक नए प्रकार के नेतृत्व की देखरेख में तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ने लगा। उसके बाद में बात करें कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की घोषणा की अगर बात करें, स्वतंत्रता की घोषणा किस तरीके से हुई? नए गणराज्य की उद्घोषणा में सबसे पहले अगर हम बात करें नए गणराज्य की उद्घोषणा में सबसे पहले 1771 में जारी किए गए संयुक्त राज्य के स्वतंत्रता घोषणा पत्र, फिर 1751 में जारी किए गए फ्रांसीसी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के सिद्धांतों को दोहराया गया और उनके फौरन बाद इस बात का उल्लेख किया गया कि फ्रांसीसी साम्राज्यवाद खुद ही अपने उन महान सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण कर लिया है और हमारे सहोदर नागरिकों पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने मानवता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत यहाँ पर आचरण किया है। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने हमारे सारी स्वतंत्रताएं छीन ली हैं। उन्होंने हम पर अमानवीय कानून लाद दिए हैं। उन्होंने स्कूल कम और कैद खाने ज़्यादा खोले हैं। उन्होंने हमारे देशभक्तों का बेरहमी से खून बहा है और हमारे संघर्षों को खून की नदियों में डुबो दिया है। उन्होंने जनमत का गला घोंट दिया है। उन्होंने हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए दकियानूसी विचारों का सहारा लिया है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रांतीय सरकार के सदस्य हम लोग वियतनाम की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए घोषणा करते हैं कि आगे से साम्राज्यवादी फ्रांस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा और हम उन सारे विशेष अधिकारों को तत्क्षण समाप्त करते हैं जो फ्रांसीसियों ने हमारे भूक्षेत्र पर कब्जा लिए थे। हम पूरे विश्व को औपचारिक रूप से बताना चाहते हैं कि वियतनाम को मुक्ति और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है और अब वियतनाम एक स्वतंत्र स्वाधीन देश बन चुका है। कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो 1930 के दशक में आई महामंदी ने
वियतनाम पर गहरा असर डाला था। रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे, कर्जा बढ़ने लगा, चारों तरफ बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोहियों का बोलबाला था। नगेयन और हातिन प्रांतों में भी ऐसे ही आंदोलन हुए। ये सबसे गरीब प्रांत थे जहां रेडिकल आंदोलन की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी और जिसके कारण उन्हें वियतनाम की ल, लपलपाती बात करें, लपलपाती चिंगारी कहा जाता है। यहाँ भी बड़ा संकट आता है तो सबसे पहले वही असंतोष की ज्वाला यहाँ पर भड़कती है। फ्रांसीसियों ने इन बगावतों को सख्ती से कुचल डाला, यहाँ तक कि जुलूसों पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादियों के अलग थलग समूह और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट यानी वियतनाम कांग सान देंग पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। और ची मिन्ह यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के उग्र आंदोलनों से काफ़ी यहाँ पर प्रभावित हुए थे। 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जापान पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया पर कब्जा करना चाहता था। ऐसे में अब राष्ट्रवादियों को फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानियों से भी लोहा लेना था और बाद में वियत मिन्ह के नाम पर जानी गई लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने जापानी कब्जे को मुंह तोड़ जवाब दिया और सितंबर 1945 में हनोई को आज़ाद करा लिया और उसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया। अब वियतनाम गणराज्य की अगर हम बात करें, नए गणराज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसी हमले की देखते हुए यहाँ पर वियत मिन्ह के सदस्यों को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। 8 साल तक चली लड़ाई में आखिरकार फ्रांसीसियों को दियन वियन फ्रू के मोर्चे पर मुँह की यहाँ पर खानी पड़ी। फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी नवारे ने 1953 में ऐलान किया कि उनकी सेना जल्दी ही विजय होगी, लेकिन 7 मई 1954 को वियत मिन्ह ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कॉर के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया और 16,000 से ज़्यादा को कैद कर लिया गया। और एक यहाँ पर जनरल की बात आती है। फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी नेवारे ने 1953 में ऐलान किया कि उसकी सेना जल्दी ही विजयी होगी, लेकिन 7 मई 1954 को यहाँ पर वियत मिन्ह ने फ्रांसीसी एक्सपेडिशनरी कॉर के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया और 16,000 से ज़्यादा को कैद कर लिया और एक जनरल, 16 कर्नलों और यहाँ पर 1747 अफसरों सहित पूरे कमांडिंग दस्ते को यहाँ पर पकड़ लिया गया। फ्रांसीसियों के पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग देश बन गए थे। उत्तरी भाग में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता स्थापित हुई, जबकि दक्षिणी भाग वियतनाम में वाओ डाई की सत्ता यहाँ पर बनी रही। उसके बाद में इस बंटवारे से पूरे वियतनाम युद्ध के मोर्चे में तब्दील रह गया और देश के अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही यहाँ पर होने लगी। कुछ समय बाद नगो दिन दिएम के नेतृत्व में हुए तख्ता पलट में बाओ डाई की गद्दी से यहाँ पर हटा दिया गया और उसके बाद दिएम की अगुवाई में एक और दमनकारी व निरंकुश शासन की स्थापना हुई और उसका विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट कह करके जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। डीएम ने अध्यादेश 10 को भी यहाँ पर नहीं हटाया और इसमें ईसाई धर्म को तो मान्यता दे दी गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और उसके तानाशाही शासन के खिलाफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक व्यापक मोर्चा यहाँ पर बनाया गया। इंडो चाइना में फ्रांसीसी कमांडर जनरल हेनरी नवारे यहाँ पर बताए गए हैं। ये नवारे वियत मिन्ह के दूरदराज ठिकानों पर भी हमला करना चाहते थे और उनकी इस रणनीति का नतीजा यह हुआ कि फ्रांसीसियों ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए और उनकी सेना जगह जगह बिखर गई और नवारे की योजना दियन वियन फू स्थित पूर्वोत्तर घाटी में उलट पड़ गई और फ्रांसीसियों को हार का मुंह यहाँ पर देखना पड़ा। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से NLF ने देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई और अमेरिका इस गठबंधन की बढ़ती ताकत और प्रस्तावों से भयभीत था और कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा न हो जाए। इस वजह से अमेरिका ने अपनी फौजें और गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया और अमेरिका इस खतरे से सख्ती से निपटना चाहता था। उसके बाद में दियन वियन
फू में जनरल की न्यूगेन गयाब के नेतृत्व वाली वियत मिन्ह टुकड़ियों ने फ्रांसीसियों को नाको चने यहाँ पर चकवा दिए थे या चब्बा दिए थे। फ्रांसीसी जनरल नवारे का पूरा अंदाजा नहीं था कि युद्ध के मोर्चे पर उसकी सेनाओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और जिस घाटी में फ्रांसीसी टुकड़ियों ने घेरा डाला हुआ था वहां बरसात के महीनों में पानी भर गया था और यह जगह चारों तरफ से झाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसकी वजह से न तो सिपाही न ही टैंक वहां आगे बढ़ सकते थे, और इसी कारण फ्रांसीसी सैनिक जंगल में छिपे वियत मिन्ह विमान भेदी तोपों का भी पता यहाँ पर नहीं लगा सके। और वियत मिन्ह के जवान पहाड़ियों के ऊपर थे, उन्होंने नीची घाटी में तैनात फ्रांसीसियों को चारों तरफ से घेर लिया। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर गुप्त खंदके और गुफाएं बना ली ताकि कोई उनकी टोर न ले सके, और वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। फ्रांसीसी टुकड़ियों को न तो रसद मिल पा रही थी न घायलों को बाहर ले जाया जा रहा था। लगातार गोलाबारी के कारण फ्रांसीसी हवाई पट्टी भी किसी काम की यहाँ पर नहीं रही थी। दियन वियन फ्रू का मोर्चा संघर्ष का एक अप्रतिम प्रतीक बन चुका था, और इस मोर्चे ने वियत मिन्ह के इस विश्वास को और बल दिया कि वे दृढ़ निष्ठा और सही रणनीति के सारे ताकतवर साम्राज्यवादी दुश्मनों को भी धूल चटा सकते हैं। लोगों में जोश भरने के लिए इस संघर्ष की कहानियों को गांव-गांव में सुनाया गया था। दियन वियन फू को ले जाई जा रही यहाँ पर रसद की अगर हम बात करें, वियत मिन्ह के लड़ाकों ने सैनिकों के वास्ते जरूरी सामान पहुंचाने के लिए साइकिलों और कुलियों की मदद ली, और दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए वे जंगल और गुप्त रास्तों में छिपते छिपाते अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। उसके बाद में हो ची मिन्ह की अगर बात करें, हो ची मिन्ह की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह हमारी निजी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत बात नहीं करते थे, और उन्होंने खुद को वियतनाम की आज़ादी के लिए झोंक दिया था। उनका जो जन्म हुआ था वियतनाम में हुआ था, उनका असली नाम संभवतः न्यूगेन वान थान था, और हो ने ही उन्हें फ्रांसीसी स्कूलों में शिक्षा पाई, जिनसे न्योगे दिन दिएम और वो न्यूगेन ग्याप और फान वान देंग जैसे नेता निकले थे, और 1910 में कुछ समय के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था, और 1911 में उन्होंने बैंकिंग सीखी, और साइगान ने मार्सेई जाने वाले फ्रांसीसी जहाज पर नौकरी कर रखी थी, और बाद में हो कॉमिंटन के संघर्ष यहाँ पर सक्रिय सदस्य बन गए थे, और लेनिन इन नेताओं से मिले। यूरोप, थाईलैंड और चीन में 30 साल बिताने के बाद में 1941 में वह वियतनाम लौट आए, और 1943 में उन्होंने अपना नाम बदल करके ची मिन्ह पथ प्रदर्शक रख लिया, और जब वियतनाम के लोग गणराज्य की स्थापना हुई तो उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। 3 सितंबर 1969 को ची मिन्ह की मृत्यु हुई, और उन्होंने वियतनाम की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए 40 साल से भी ज्यादा समय तक पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व किया था। युद्ध में अमेरिका के प्रवेश की अगर बात करें, अमेरिका के भी युद्ध में कूदने से वियतनाम में एक और दौर शुरू हुआ, जो वियतनामियों के साथ साथ अमेरिकियों के लिए भी महंगा साबित हुआ। 1965 से 1972 के बीच अमेरिका के 34,03,100 सैनिकों ने यहाँ पर वियतनाम में काम किया, और जिनमें से 7,484 महिलाएं थी। और हालांकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध थी, फिर भी उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए। लगभग 47,244 सैनिक मारे गए, और 3,03,704 सैनिक घायल हुए। घायलों में 23,014 को भूतपूर्व सैनिक प्रशासन से स्थायी रूप से यहाँ पर अपंग घोषित कर दिया गया। तो वियतकांग सिपाहियों की तलाश करते हुए ये यहाँ पर अमेरिकी सैनिक दिखाए गए हैं। उसके बाद में एजेंट ऑरेंज ने यहाँ पर एक घातक जहर बताया है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां यहाँ पर झड़ जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। उसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसे जिन ड्रामों में रखा जाता था उन पर नारंगी यानी ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। और 1961 से 1971 के बीच अमेरिकी फौजों के मालवाही विमानों ने वियतनाम पर लगभग 1.1 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था। और अमेरिकी जनरल वियतनाम के जंगल और खेतों को तबाह कर देना चाहते थे ताकि वियतनामी सैनिक जंगलों में न छिप सके और उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके। और इस जहर के कारण देश की 14% से ज़्यादा खेतीहर जमीन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहाँ के लोग अभी भी इनके प्रभावों से पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। एजेंट ऑरेंज में इस्तेमाल होने वाला डायोक्सिन नामक पदार्थ कैंसर को जन्म देता है और बच्चों के मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंचाता है। और एक अध्ययन के अनुसार जिन इलाकों में इसका छिड़काव किया गया था
वहाँ जन्मजात विकलांगता की भारी समस्या के पीछे एजेंट ऑरेंज का ही हाथ है। और वियतनाम में अमेरिका हमले के दौरान जितने बमों और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उसकी मात्रा दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों की मात्रा से भी ज़्यादा थी, और इन हथियारों को अधिकतर नागरिक आबादियों पर इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के साथ संघर्ष का यह दौर है काफ़ी यातनापूर्ण और निर्मम रहा है। इस युद्ध में बड़े बड़े हथियारों और टैंकों से लेकर हजारों अमेरिकी सैनिक वियतनाम में झोंक दिए गए। उनके पास V-52 बम वर्षक विमान भी मौजूद थे, जिन्हें उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक विमान माना जाता था। और चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेतहाशा इस्तेमाल से असंख्य गांव नष्ट हो गए थे और उन्हें विशाल जंगल यहाँ पर तहस नहस कर दिए गए। अमेरिकी फौजों ने नापाम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बम जैसे घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया और इन हमलों में असंख्य साधारण नागरिक यहाँ पर मारे गए। युद्ध का असर अमेरिका में भी साफ महसूस किया जा सकता था। वहाँ के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौज को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता। जब युवाओं को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा तो लोगों का गुस्सा बढ़ गया था, पर विश्वविद्यालय स्नातकों को अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया और उनका अर्थ था कि जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा है उनमें बहुत सारे नौजवान समाज के अभिजात वर्ग के नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। मोर्चे पर भेजे जाने वालों में ज़्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब मेहनत कश के बच्चे थे। और इस युद्ध के प्रति समर्थन और विरोध के स्वरों को बुलंद करने में अमेरिका मीडिया और फिल्मों ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। हॉलीवुड में युद्ध के समर्थन में कई फिल्में बनी। 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन वेरिटस इसी प्रकार की फिल्म थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है कि यह एक तर्कहीन प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार केंद्रित फिल्म थी, जिसमें बहुत सारे युवाओं को युद्ध में अपनी जान गंवाने के लिए उकसाया गया। कई फिल्में इस युद्ध के बारे में सरकार की नीति का विरोध करती नजर आती हैं। उनमें से इस युद्ध के कारणों की तफलीस करने का प्रयास किया गया है। अमेरिका में इस युद्ध से कितना भ्रम पैदा हुआ, इस बात को जॉन फोर्ड कोपोलो की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। और यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माता इस युद्ध को लेकर चिंतित थे। अगर हो ची मिन्ह की सरकारें अपनी योजनाओं को कामयाब हो गई तो आसपास के दूसरे देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रवाद की शक्ति और ऊर्जा से लैस लोग किस हद तक जा सकते हैं, अपने घर घर को त्याग करके कैसी भयानक परिस्थितियों में रह सकते हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। वे दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक तकनीक से जो सुसज्जित देश का मुकाबला करने के लिए तैयार एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आंक रहे थे। तो नापाम की अगर बात करें, नापाम क्या होता है? अग्नि बमों के लिए यहाँ पर गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यह मिश्रण धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है और जलता रहता है। अमेरिका में विकसित किए गए इस रसायन का दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद इसका वियतनाम में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। तो दिसंबर 1972 में हनोई पर बमबारी की गई थी, वो यहाँ पर दिखाया गया है। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग की अगर बात करें, ये दक्षिणी चीन महासागर का ये डायग्राम है और इसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया के पास हम देख सकते हैं ये हो ची मिन्ह मार्ग है, भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। अलग अलग रास्ते हैं यहाँ पर, खेवन हुए, दियांग, दाग तो है, फीकू है, ये अलग अलग रास्तों में यहाँ पर हम जा सकते हैं। तो हो ची मिन्ह मार्ग को देखने पर इस बात को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया। इससे यह पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों का भी कितनी सूझबूझ से इस्तेमाल करना जानते थे। फुटपाथों और सड़कों के इस विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद भेजी जाती थी। 50 के दशक के आखिर में इस मार्ग को काफ़ी बेहतर बना दिया गया और 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से होते हुए दक्षिणी वियतनामी यहाँ पर पहुँचने लगे। और इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। कुछ इलाकों में माल ढुलाई के लिए ट्रकों का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन ज़्यादातर यह काम कुली करते थे, जिसमें ज़्यादातर औरत थी। और इस तरह के कुली औरत मर्द लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या लगभग 70 किलो सामान साइकिल पर लेकर के निकल जाते थे। और इस मार्ग का ज़्यादातर हिस्सा है वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता है। इसके कई सिरे हैं दक्षिण वियतनाम में पहुंच जाते हैं। अमेरिका टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद का आपूर्ति बंद करने के लिए
इस मार्ग पर कई बम बरसाए, पर बेहिसाब बमबारी के बावजूद भी वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए। अमेरिका इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ सकती क्योंकि वहाँ के लोग हर हमले के बाद उसकी यहाँ पर फौरन मरम्मत कर लेते थे। उसके बाद में ये टूटी सड़कों की मरम्मत करते हुए दिखाया गया है। बमबारी से ध्वस्त होने वाली सड़कों को फटाफट दुरुस्त कर लिया जाता था। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग है, जिसमें से ये लोग हैं और वियतनामी सैनिकों के लिए रसद लेके जा रहे हैं। और श्री दो साम के पत्र हम देख सकते हैं। दो साम वियतनामी तोपखाने रेजिमेंट के कर्नल थे। वह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण और अमेरिका में युद्ध जीतने के लिए 1968 में शुरू हुई एक टेंट आक्रमण में शामिल थे। और यहाँ पर कुछ अंश दिए गए हैं। ये पत्र उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर अपनी पत्नी को लिखे थे। और इन पत्रों से पता चलता है कि राष्ट्रवादी कल्पना में व्यक्तिगत प्रेम, राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता की चाह किस तरह एक दूसरे में समा जाती है। सुख के लिए त्याग जरूरी लगने लगता है। जून 1968 का ये पहला पत्र है कि तुम पूछती हो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात की याद आती है। मुझे अपनी शादी का वो माहौल याद आता है। मुझे अपना छोटा सा आरामदेह कमरा याद आता है जिससे हमारी पूरी सारी स्मृतियाँ जुड़ी हैं, मुझे याद आती है। हमारी शादी के फौरन बाद मुझे देश के तटीय इलाकों की रक्षा के लिए फिर मोर्चे की ओर रवाना होना पड़ा। दक्षिण में स्थायी रूप से पड़ाव डालने के पहले हमें कितना थोड़ा समय मिला था साथ रहने का। मैं जितना सोचता हूँ उतना मुझे महसूस करने लगता हूँ। हमारे जैसे लाचार जोड़े की जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए मुझे और संकल्प से अपने देश की रक्षा करनी होगी। पिछली रात हमारी गाड़ी लगातार दक्षिण की ओर बढ़ती रही। आज सुबह मैं चट्टान पर बैठकर तुम्हें यह खत लिख रहा हूँ और चारों तरफ जलधाराओं का शोर और पेड़ों की सरसराहटें हैं। मानो कुदरत भी हमारी खुशी में शामिल हो रही है। मुझे इस क्षण का प्रतीक्षा रहे कि हम विजयी होकर लौटेंगे, तब हमारा जीवन और ज़्यादा खुशियों से भरा होगा। और तुम्हारी सेहत की दुआ करता हूँ, मुझे भूलना नहीं। दूसरा ये पत्र जून 1968 में लिखा गया है। हालांकि तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहती हो, लेकिन मुझे तो अपना सारा ध्यान बस हमारे देश के संघर्ष में विजय प्राप्ति पर ही केंद्रित करना होगा। मैंने अपने आप से वादा किया है कि जब दक्षिण पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, हमारे लोग दोबारा अमन चैन और सुख का जिंदगी पा लेंगे, तभी मैं अपने और तुम्हारे सुख के बारे में सोचूंगा। केवल तभी मैं अपने पारिवारिक जीवन में संतोष से रह सकूंगा। राष्ट्र और उसके नायकों की अगर हम बात करें तो राष्ट्र और उसके नायक हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में युद्ध की समाप्ति की बात करेंगे। तो सामाजिक आंदोलन को देखने का एक पैमाना यह होता है कि उससे समाज के विभिन्न तबकों पर क्या असर पड़ता है। आइए देखें कि वियतनाम के साम्राज्यवादी विरोध आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका रही है। इससे राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में हमें क्या पता चलता है। विद्रोही औरतों की अगर बात करें, पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों को ज़्यादा बराबरी वाला दर्जा मिलता था, खास तौर से निचले तबके में। फिर भी औरतों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कमजोर तो थी ही, वे अपने भविष्य के बारे में काफ़ी अहम फैसले नहीं ले सकती थी, नहीं सामाजिक जीवन में उनका कोई खास दखल होता था। जैसे जैसे वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा, समाज में महिलाओं की हैसियत व स्थिति पर सवाल उठने लगे। स्त्रीत्व की एक नई छवि सामने आने लगी। साहित्यकार और राजनीतिक विचारक विद्रोह में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगे। और 1930 में नहात लिन के द्वारा लिखे गए एक प्रसिद्ध उपन्यास में वियतनाम में काफ़ी विवाद पैदा हो गया था। और इस उपन्यास की नायिका एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर देती है जिसके साथ जबरन उसका विवाह कर दिया जाता है। उसे छोड़कर अपनी पसंद के किसी और व्यक्ति से विवाह कर लेती है। और यह व्यक्ति राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय था और यह सोच सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध एक बगावत थी। और यह इस बात का संकेत था कि वियतनामी समाज में औरतें अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। गुजरे जमाने की नायक की अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिआयु का चित्र जिसकी पूजा की जाती है। चीनी शासन का विरोध करने वाले विद्रोहियों की आज भी यहाँ पर पूजा की जाती है। पुराने जमाने की विद्रोही औरतों को भी यहाँ पर महिमा मंडन किया जाने लगा। 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान वोई चाओ ने 39 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा है। इस नाटक में उन्होंने दिखाया है कि इन बहनों ने वियतनामी राष्ट्र को चीनियों से मुक्ति के लिए देशभक्ति के भाव कैसे कैसे कारनामे किए हैं। उनकी बगावत की असली वजह यह थी कि इस बारे में बहुत सारे विचारकों की राय भिन्न भिन्न रही है, लेकिन फान के नाटक के बाद उनका आदर्श रूप में पेश किया जाने लगा, उनका गुणगान किया जाने लगा। वियतनामियों को अपराजय इच्छा शक्ति और गहन देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पेंटिंग्स,
नाटकों और उपन्यासों में उनका महिमा मंडन होने लगा। बताया जाता है कि ट्रंक वैनों ने 30,000 सैनिकों की फौज जुटा ली थी और उन्होंने चीनियों को 2 साल तक मुकाबला किया और अंत में जब उन्हें अपनी पराजय निश्चित दिखाई दी तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली। अतीत की अन्य विद्रोहियों की व्यापक राष्ट्रवादी आख्यान की हिस्सा रही है। इसमें त्रियो और अयू सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित रही हैं। 3वीं सदी में पैदा होने वाली तेयू बचपन से ही यतीम हो गई थी और माँ बाप के मरने के बाद में वह अपने भाई के साथ रहने लगी और बड़ी होने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में चली गई और वहां रहकर उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। और इस संघर्ष के अंत में जब उसकी सेना हार गई तो उन्होंने पानी में डूब करके अपनी जान दे दी और वियतनामियों के लिए वह देश के मान की रक्षा करते हुए जान देने वाली शहीद ही नहीं बल्कि वह एक ऐसी देवी बन गई कि लोगों को साहसपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्रवादियों ने उनकी छवि का यहाँ पर खूब प्रसार किया है। योद्धा औरतों की अगर बात करें, 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती योद्धा औरतों की तस्वीरें बड़ी संख्या में छपने लगी। इन तस्वीरों में स्थानीय प्रहरी दस्ते की औरतें को यहाँ पर हवाई जहाज़ों पर मार गिराते हुए दिखाया गया है। उनको युवा बहादुर और समर्पित योद्धाओं के रूप में चित्रित किया गया है। इस बारे में यहाँ पर कहानियां छपने लगी। सेना में शामिल होने और राइफल उठाने का मौका मिलने से वे कितना खुश महसूस करती हैं। कुछ कहानियों में बताया गया है कि किस अप्रियतम वीरता का परिचय देते हुए किसी महिला सैनिक ने अकेले ही शत्रुओं को मार गिराया। और न्यूगेन सिथी स्वान नामक महिला के बारे में बताया जाता है कि उसके पास केवल 20 गोलियां थी लेकिन इन्हीं के सहारे उसने एक जेट विमान को मार गिराया। यहाँ पर हम औरत के बारे में देख सकते हैं, इनके एक हाथ में बंदूक है और औरत के बारे में जिस तरह की कहानियां सुनने में आती हैं उनमें बताया जाता है कि औरतें भी सेना में भर्ती होने को बेताब थी। ऐसी कहानियों में यह विवरण अक्सर आता है कि गुलाबी गालों वाले में मैं औरत भी तुम मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रही हूँ और जेल मेरी पाठशाला है और तलवार मेरा बच्चा और बंदूक मेरा पति है। औरतों को सिर्फ योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया जाता था। बहुत सारी तस्वीरों में औरतों को एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए दिखाया गया है। चाहे बूढ़ी हो या जवान, औरतों को निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा के लिए समर्पित नागरिकों के रूप में पेश किया जाने लगा। और 60 के दशक में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने लगे तो औरतों से ज्यादा तादाद में सेना में भर्ती होने का आह्वान यहाँ पर किया गया। बहुत सारी औरतों ने इस आह्वान को गंभीरता से लिया। वे प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गई। वे घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे और सुरंगें बनाने लगी, दुश्मन से मोर्चा लेने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी और हो ची मिन्ह मार्ग पर देश के युवा वॉलंटियरों ने 2195 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़कों पर लगातार पहरा दिया, 2500 ठिकानों की हिफाजत की और उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, दसियों हजार बमों को बरामद किया, हजारों किलोग्राम माल ढोया, हथियार और गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी, 15 जहाजों को मार गिराया। और 1965 से 1975 के बीच इस मार्ग पर काम करने वाले युवाओं में 70 से 80% लड़कियां थी। और एक सैनिक इतिहासकार का कहना है कि वियतनाम की सेना, मिलिशिया, नागरिक सेना और स्थानीय दस्तों और पेशेवर टोलियों में 15 लाख औरतें यहाँ पर काम करती थी। घायलों की मरहम पट्टी करती हुई यहाँ पर वियतनामी महिला चिकित्सक दिखाई गई है। शांति के समय औरतों की बात करें, 70 के दशक तक आते आते शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। युद्ध समाप्त होने के आसार दिखाई देने लगे। इसके बाद औरतों को योद्धाओं के रूप में पेश करने का चलन खत्म होने लगा। अब औरतों को मजदूरों के रूप में यहाँ पर ज़्यादा से पेश किया जाता था और उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं बल्कि कृषि कोऑपरेटिव कारखानों और उत्पादन इकाइयों में काम करते हुए यहाँ पर दिखाया जाने लगा। और जैसे युद्ध की समाप्ति होती है कि युद्ध के लंबा खिंचते जाने से अमेरिका में भी लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगे। यह साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। अमेरिका न तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचल पाया है, न ही अमेरिकी कार्यवाही के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया है। और इस दौरान हजारों नौजवान अमेरिकी सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे और असंख्य वियतनामी नागरिक मारे जा चुके थे। और इस युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है और युद्ध के दृश्य हर रोज समाचार कार्यक्रमों में टेलीविजन के पर्दे पर प्रकाशित किए गए थे। अमेरिकी कुकृत्यों को देखकर कई बहुत सारे लोगों को अमेरिका से मोहभंग हो चुका था। मेरी मैकार्थी जैसे लेखक और जैन फोंडा जैसे कलाकारों ने तो उत्तरी वियतनाम का दौर भी किया और अपने देश की रक्षा के लिए वियतनामियों के द्वारा किए गए बलिदान को भूरी भूरी यहाँ पर प्रशंसा की। राजनीतिक सिद्धांतकार नोम चॉम्स्की ने इस युद्ध को शांति के लिए
राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारी खतरा यहाँ पर बताया है। सरकारी नीति के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रियाओं ने युद्ध खत्म करने के प्रयासों को और बल प्रदान किया। जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते से अमेरिका के साथ चला आ रहा टकराव तो खत्म हो गया था, लेकिन साइगान शासक और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा और आखिरकार 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिला करके एक राष्ट्र की यहाँ पर स्थापना कर दी थी। तो साइगान को मुक्त कराने के बाद एक टैंक के ऊपर चढ़कर तस्वीर खिंचवाते यहाँ पर वियतकांग सिपाही यहाँ पर दिखाए गए हैं और वियतकांगी राष्ट्रवाद के बारे में क्या पता चलता है इस तस्वीर से हम देख सकते हैं।